हर महीने डिफरेंट एक्सेल वर्कबुक से डेटा कॉपी पेस्ट करके उसे मैनुअली क्लेंस करते हो और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। तो आज इसका परमानेंट जुगाड़ ढूंढते हैं, जो कि है पावर क्वेरी का अनपिवट फीचर, बट थोड़े एडवांस लेवल पे है। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शीट्स पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स अप्लाई करेंगे यूजिंग अ कस्टम फंक्शन। ये कस्टम फंक्शन वैसा ही है जैसा एक्सेल अपनी फ्रॉम फोल्डर वाली हेल्पर क्वेरी में करता है, और उसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि कोडिंग ना के बराबर रहेगी। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका वर्क फ्लो ऑटोमेट हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल का लिंक शेयर किया है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उसे डाउनलोड कर लें और जैसे जैसे वो वीडियो देखते जाएं साथ में प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि देखिए सिर्फ वीडियो देखने से आप प्रो नहीं बनोगे, आप प्रो बनोगे प्रैक्टिस करने से। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रोसीड करते हैं एक्सेल की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलो पहले डेटा देख लेते हैं कि सीन क्या है। ये हमारे पास हर साल की एक अलग शीट है, 2016 से लेके 2025 तक। अब स्ट्रक्चर देखो, यहाँ रीजन का स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन आप मंथ्स देखोगे ये कॉलम्स में स्प्रेड हैं। इसे हम कहते हैं वाइड डेटा फॉर्मेट। अब आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दिखने में तो एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे पिछले 3 साल का ट्रेंड निकालना है या मुझे इस डेटा पे कोई पिवट टेबल इंसर्ट करनी है, तो पसीने छूट जाएंगे। अगर मैं समराइज करूं तो इस डेटा के संग मुझे 3 प्रॉब्लम है। एक तो मैं कोई भी पिवट नहीं लगा सकता हूँ, इसमें सीधे पिवट लगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मंथ्स अलग अलग कॉलम्स में है। आपको हर महीने के लिए अलग वैल्यू फील्ड ड्रैग करनी पड़ेगी। मेरी दूसरी प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी। तो कल को अगर मेरा 2026 का डेटा इसमें ऐड हो जाए और अगर मैं मैनुअल कॉपी पेस्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे वो डेटा मैनुअली जाके ऐड करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम है ये एनालिसिस के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरी एवरेज सेल्स नॉर्थ में ज़्यादा हुई है पिछले 3 साल में कि ईस्ट में, तो ये मुझे काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी इस छोटी सी एनालिसिस के लिए भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे इसे लॉन्ग फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। एक मंथ्स का कॉलम होएगा जहाँ पे मैं सिंपली जाके मंथ्स फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ और दूसरा कॉलम वैल्यू या सेल्स का होएगा। उसके अगेंस्ट मैं करस्पॉन्डेंट सेल्स देख सकता हूँ। और ये काम हम करेंगे पावर क्वेरी के अनपिवट फीचर से, वो भी बिना किसी मैनुअल मेहनत के। अब पावर क्वेरी का यूज़ करने के लिए मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक खोल दी है। अब मुझे डेटा इस बार एक्सेल वर्कबुक से लेना है, तो मैं गेट डेटा में फ्रॉम फाइल में फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करूँगा। मैंने वो फ़ोल्डर खोल लिया है जहाँ पे मेरी ये एक्सेल फाइल सेव्ड है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करके ऐड कर दूँगा। एक्सेल आपको ऑप्शन देता है कि कौन सी शीट से डेटा आपको सेलेक्ट करना है, वो शीट सेलेक्ट कर लीजिए डायरेक्टली। बट इस केस में हमें सारी शीट से सेलेक्ट करना है, तो ये फ़ोल्डर टाइप जो आइकन दिख रहा है, इस वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये पूरी एक्सेल वर्कबुक को हमारे पावर क्वेरी एडिटर पे ले आएगा। अब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएँगे। इस क्वेरी का नाम चेंज करके बेस डेटा कर देते हैं। तो अब हम आगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे। तो आप देखोगे कि 2016 से लेके 2025 तक जितनी भी सेल्स का डेटा था मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ टेबल लोड हो चुका है। 2016 की रिपोर्ट ये है, 2022 की ये है, 2025 की ये है, एंड सो ऑन। तो हर साल का डेटा मेरे पास आ चुका है पावर क्वेरी में। अब अनफॉर्चुनेटली मैं इसे अभी एक्सपैंड नहीं कर सकता हूँ। मुझे बिफोर एक्सपेंडिंग कुछ चेंजेस करने हैं हर टेबल में। जैसे कि मुझे पहली रो को उसका हेडर बनाना है, और आप देख रहे हो कि लास्ट रो में टोटल लिखा हुआ है। मुझे टोटल की एज सच कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मुझे टोटल वाला रो रिमूव करना है।
तो कैसे करेंगे, हमें इसके लिए कस्टम फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कस्टम फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ मैनेज पैरामीटर्स में, न्यू पैरामीटर। तो मुझे इसका नाम देना है, मैं चूज कर लेता हूँ पैरा सेल्स, और इसकी वैल्यू में मैं डाल देता हूँ पैरा। तो यहाँ पे आप करंट वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हो, मैंने इस एग्जाम्पल के लिए PARA डाला है, पैरा। अब आप देख रहे हो कि ये पैरा वैल्यू इसमें आ गई है, इसकी करंट वैल्यू पैरा दिखा रहा है। अब इस पैरामीटर की वैल्यू मुझे चेंज करनी है इस बेस डेटा क्वेरी की फर्स्ट रो से। मुझे डालना है इसमें 2016 का डेटा। तो कैसे करेंगे, मैं पैरा सेल्स वाले पैरामीटर में आऊंगा और एडवांस एडिटर में जाऊंगा। अब देख रहे हो पैरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये मेरी करंट वैल्यू है, और इसको चेंज करने के लिए मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लूंगा। मेरी क्वेरी का नाम बेस डेटा है, या मेरी टेबल का नाम बेस डेटा है, तो मैं बेस डेटा टाइप करूंगा। अब देखोगे कि मेरे पास वो टेबल बन के आ गई है, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन लगाऊंगा और यहाँ पे डेटा टाइप करूंगा। मेक श्योर आप कैपिटल डी को कैपिटल डी रखें, क्योंकि पार क्वेरी केस सेंसिटिव होता है और पार क्वेरी जीरो बेस्ड होता है। तो जो फर्स्ट रो होती है वो एज ए जीरो ट्रीट करता है। तो आपको करली ब्रैकेट्स में टाइप करना है जीरो, इसका मतलब होगा कि ये फर्स्ट रो रेफर कर रहा है। तो बेसिकली हमने जाके एडवांस एडिटर में थोड़ा सा चेंजेस ऐसे कर दिए कि ये वाला पैरामीटर मेरी फर्स्ट रो को रेफर करने लगा। तो ये पैरा सेल्स जो है बेसिकली एक एड्रेस दे रहा है इस टेबल का। ओके, तो मैं एक ब्लैंक क्वेरी क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू क्वेरी में जाऊंगा, अदर सोर्सेज में जाऊंगा, अब ब्लैंक क्वेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस क्वेरी का नाम रख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा, और मैं इसमें बेस डेटा की फर्स्ट रो को रेफर करना चाहता हूँ। तो वो वही रो होगी जो पैरा सेल्स में हमने ऑलरेडी रेफर कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना पैरामीटर को सोर्स डालूंगा तो मुझे वो फर्स्ट रो ऑफ बेस डेटा मिल जाएगी। तो मैंने सोर्स को लिख दिया इज इक्वल टू पैरा अंडरस्कोर सेल्स, ये मेरे पैरामीटर का नाम है, पैरा अंडरस्कोर सेल्स। आप देखोगे कि मेरे पास वो फर्स्ट रो आ गई है जो कि 2016 की सेल्स है। अब क्योंकि ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेबल है, मैं इसमें जो भी चेंजेस मुझे सारी और भी टेबल्स में, तो ये 2016 का डेटा है, 2016 से लेकर 2025 10 की 10 टेबल में जो भी चेंजेस अप्लाई करने हैं मुझे इसी में कर देने चाहिए। तो एक चीज तो है, मुझे टोटल नहीं चाहिए, तो मैं टोटल को डीसेलेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास केवल 4 रो बचती हैं। अब ये है वाइड फॉर्मेट, और इसको लॉन्ग फॉर्मेट में करने के लिए मुझे अनपिवटिंग का फीचर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक के कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके अनपिवट कॉलम करता हूँ, तो मेरा काम हो तो जाना चाहिए, बट मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर कल को मैं 2026 में केवल और केवल जनवरी का डेटा डाल देता हूँ एक अलग शीट में, तो मेरी क्वेरी ब्रेक हो जाएगी। तो ये राइट मेथड नहीं है। राइट मेथड होएगा, जो चीज़ मुझे अनपिवट नहीं करनी है, तो रीजन एक्चुअली मुझे अनपिवट नहीं करना है, ये मेरा, जैसा कि हम लोगों ने बेस फाइल में देखा था,
ये मेरे सही फॉर्मेट में है। मेरी प्रॉब्लम है जनवरी से लेके दिसंबर तक का डेटा। तो मैं जो सही फॉर्मेट वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनपिवट अदर कॉलम्स कर दूंगा। तो आप देखोगे कि जब ये अनपिवट करता है तो ये कोड में एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू चूज कर लेता है। तो नॉर्थ के लिए आप देखोगे कि 12 अलग रोज क्रिएट हो गए जनवरी से लेके दिसंबर तक की। ठीक है, एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। अब मेरे को पता है कि एट्रीब्यूट मंथ है और वैल्यू सम ऑफ सेल्स है। तो इंस्टेड मैं यहाँ पे जाके इसको रीनेम करूं, क्योंकि अभी मैंने अनपिवट अदर कॉलम वाला फीचर यूज किया है, इसमें मैं कॉलम नेम यहाँ पे ही डिफाइन कर सकता हूँ। तो एट्रीब्यूट में मैं मंथ कर देता हूँ और वैल्यू में मैं सेल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थे वो मैंने कर दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में जाके राइट क्लिक करके क्रिएट फंक्शन में जाके फंक्शन नेम डिफाइन कर देता हूँ। इसका फंक्शन नेम में एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर देता हूँ। आप देखोगे कि सारी क्वेरीज मेरी एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले फोल्डर में चली गई है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि बेस डेटा भी मेरा एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, तो मैं इसको इसमें ही मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस बेस डेटा की हर रो पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो अभी हमने 2016 पे देख लिया, हमने वो स्टेप्स किए, और जो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल है वो मैं 2017 का भी सेम है, 2018 का भी सेम है। तो मुझे हर रो पे ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं। तो मैं इसमें राइट क्लिक करके रेफरेंस कर दूंगा। तो बेस डेटा 2 करके मेरी एक क्वेरी क्रिएट हो रही है। इसको मैं अदर क्वेरीज में ही मूव कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे फंक्शन का पार्ट नहीं है। बेस डेटा 2 को मैं रीनेम कर दूंगा, इसको लिख दूंगा सेल्स कंसोलिडेटेड। ठीक है, इस सेल्स कंसोलिडेशन में मुझे डेटा की ज़रूरत है और नेम ऑफ द शीट की ज़रूरत है, जो जिससे कि मुझे ईयर का पता चलेगा। बाकी सारे कॉलम्स मेरे लिए इररिलेवेंट है, तो मैं रिमूव अदर कॉलम्स कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अब मुझे इसमें कस्टम फंक्शन इन्वोक करना है, तो मैं ऐड कॉलम में जाऊंगा और इन्वोक कस्टम फंक्शन में जाऊंगा। कॉलम नेम कस्टम ही रहने देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में चेंज हो ही जाएगा। फंक्शन क्वेरी में मुझे जो मैंने अभी फंक्शन क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम है एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा और उसके लिए जो पैरामीटर चाहिए वो डेटा से चाहिए। तो डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मैं ओके कर दूंगा। मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन की अलग टेबल्स आ गई हैं। अब आप देखोगे कि हर ईयर के लिए ये अलग अलग टेबल्स सेम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगा के आ चुकी हैं। अब मुझे इस डेटा टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डेटा कॉलम डिलीट कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी सारी टेबल्स आ गई हैं। अब मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा और मुझे ओरिजिनल कॉलम का नेम एज अ प्रेफिक्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिसेलेक्ट कर दूंगा और रीजन मंथ सेल्स में एक्सपैंड कर दूंगा। अब आप देखोगे कि मेरे पास नेम आ गया, रीजन आ गया, मंथ आ गया। मैं एज अ गुड प्रैक्टिस इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा।
और सेल्स मेरे डेसिमल नंबर्स हैं तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम हो गया है, बट एक चीज़ और होती तो ये काफ़ी मुझे पिवट टेबल्स बनाने में काफ़ी आसानी होती। मुझे चाहिए डेट। तो जैसे जनवरी 2016 है, अगर किसी तरीके मैं एक डेट ऐड कर दूं जो 1 जनवरी 2016 है, तो मैं पिवट टेबल में इजीली उसे एज अ डेट डिफाइन कर दूंगा और पिवट टेबल के वो डेट फीचर्स यूज कर पाऊंगा जिसमें कि वो क्वार्टर, मंथ और ईयर में सारी डेट्स को कंसोलिडेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक कस्टम कॉलम। इस कॉलम का नाम दे देंगे हम डेट्स। जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट। केसेस का प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव रहती है। अब जो स्टेट की पहली वैल्यू है वो 01 होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास डेट वाइज सेल्स नहीं है। तो हर महीने के लिए जो फर्स्ट डेट है वो हम उस महीने की सेल्स मान लेंगे। ठीक है। अब मैं इसे कंबाइन करूंगा मंथ से, एंड लगा के, और ईयर लगा के मैं नेम से कंबाइन कर दूंगा। तो आप देखोगे 01 फर्स्ट डेट हमने डिक्लेयर कर दी हर महीने की, उसको मंथ से कंबाइन करा जैन, और फिर उसे नेम से जो कि हमारे केस में ईयर का नंबर है उससे कंबाइन किया और ओके किया। आप देखोगे कि जैन के सामने 1 जनवरी 2016 आ गया। सिमिलरली आप देखोगे कि 2020 जैन के सामने 1 जनवरी 2020 आ गया। ठीक है। 21 जून के सामने 1 जून 2021 आ गया। ये सब हुआ मेरे डेट फ्रॉम टेक्स्ट फॉर्मूला से, जो कि काफी सिंपल है। अब मुझे मंथ और नेम की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें डिलीट कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे एक ही कॉलम डेट में कैप्चर हो गई है। ठीक है। डेट को मैं सबसे पहले ले आता हूं और डेट को एज अ डेट डिक्लेयर कर देता हूं। कूल। मैं इस क्वेरी को लोड कर लेता हूं। ये क्वेरी लोड हो गई है। अब सेल्स कंसोलिडेटेड को मैं एज अ टेबल लोड कर लूंगा। लोड 2 में जाऊंगा, टेबल एग्जिस्टिंग शीट। तो आप देखोगे कि मेरे पास सारा डेटा 2016 से लेके 2025 तक सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। तो लाइक प्रीवियस वीडियो इस पे भी थोड़ा पिवट टेबल लगा के एनालिसिस कर लेते हैं। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल मेरी डिफाइंड हो गई है, सेल्स कंसोलिडेटेड है। आप देख रहे हो मेरे पास पिवट टेबल लोड हो गई है। अब मैं डेट को रोज कॉलम में डाल दूंगा। ठीक है। ये कॉलम्स में आ गया, बट मुझे रोज में चाहिए। ईयर भी, क्वार्टर भी, एंड मंथ भी। ओके। मैं इसे जाके कोलैप्स कर दूंगा पूरा, कोलैप्स इंटायर फील्ड। आप देख रहे हो कि डेट टाइप डिक्लेयर करने में कितने इजीली ये सारी रिपोर्ट कंसोलिडेट हो गई है।
मुझे रीजन कॉलम्स में डालना है और सम ऑफ सेल्स मुझे वैल्यूज में डालना है। जैसा कि लास्ट टाइम किया था, थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाते हैं, सम ऑफ सेल्स की जगह सेल्स मिलियन आईएनआर में कर लेते हैं। नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, इसे मिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। अगर आपको याद होएगा, 2 बार कॉमा डॉट 0 0, तो ये मिलियन में कन्वर्ट हो जाएंगी सारी वैल्यूज। ओके, इसकी फर्दर एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये केवल डेटा दिख रहा है, मैं थोड़े चार्ट्स भी इंसर्ट कर देता हूँ। पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ और पिवट चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ। मुझे पर्टिकुलरली इस केस में लाइन चार्ट्स पसंद है और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखोगे कि लाइन चार्ट्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैं डेटा लेबल्स भी ऐड कर देता हूँ इनमें। अब कितना इजी है मेरे लिए कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, मैं नॉर्थ और ईस्ट, जिसका मैंने अर्लियर एग्जांपल दिया था, नॉर्थ और ईस्ट की सेल्स अक्रॉस द ईयर्स कैल एनालाइज करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से नॉर्थ और ईस्ट सेलेक्ट करना है। आप देखोगे कि मैं दोनों नॉर्थ का और ईस्ट का क्या ट्रेंड रहा है, क्या नंबर्स हैं, एक दूसरे से कितना डिफरेंस रहा है, वो मैं इजीली इसमें देख सकता हूँ। ठीक है, मैं क्वार्टरली अगर सेल्स देखना चाहूँ, क्वार्टर 1 में कैसे ईस्ट और नॉर्थ परफॉर्म करता है, मैं बहुत ही इजीली इसमें क्वार्टर का फिल्टर लगा के मैं हर क्वार्टर पे देख सकता हूँ। तो ये 2021 में क्वार्टर 1 की सेल्स दिखा रहा है मुझे, जो कि ईस्ट की 9.05 है और नॉर्थ की 17.25 है। तो बाय लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू आर लाइकिंग दिस एफर्ट, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ विच विल लाइक टीच यू मोर अबाउट पावर क्वेरी एंड डेटा एनालिसिस। एक और सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ जिसमें हम लोग पावर पिवट के बारे में समझेंगे। तो डेटा एनालिसिस का बहुत कुछ मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा, ये और वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।